सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर नायब सिंह सैनी का आज शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह के अलावा कौन कौन शपथ लेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा बात करेंगे चंडीगढ़ में होने वाली एनडीए की बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आगे बताएंगे कि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कितने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई। साथ ही दिखाएंगे बहराइच हिंसा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये तमाम बड़ी खबरें आगे बुलेटिन में होगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है वो बता देते हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी है। आज नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। पंचकुला में दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण। नायब सैनी के शपथ समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज 12 से 13 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में आज तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सैनी के साथ साथ 12-13 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पंचकुला में नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। नायब सिंह सैनी दोपहर 12 बजे लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। नायब सिंह सैनी के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, 8 राज्यों, 1 यूटी के डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण में रहेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी देर शाम ही हरियाणा पहुंच गए हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी पहुंचे। हरियाणा में नई सरकार के संभावित मंत्रिमंडल इस प्रकार है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि अनिल विज, महिपाल डांडा, मूलचंद्र शर्मा, विपुल गोयल मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में किशन लाल पंवार, अरविंद शर्मा, सुनील सांगवान, कृष्णा गहलावत के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा आरती राव, कृष्ण मिड्ढा, राव नवबीर के नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है। नायब सिंह सैनी कैबिनेट के लिए कुछ और संभावित नाम हैं जिन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, लक्ष्मण यादव और निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल को भी मौका मिल सकता है। वहीं विधानसभा में स्पीकर के लिए संभावित उम्मीदवारों में हरविंदर कल्याण और रणबीर गंगवा के नाम सामने आ रहे हैं। और वहीं चंडीगढ़ में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। एनडीए के 31 घटक दलों के अध्यक्ष और नेता शामिल होंगे। एनडीए के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा में एनडीए के घटक दलों का जमावड़ा लगने लगा है। आज चंडीगढ़ में एनडीए के घटक दलों के अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख नेता मंथन करेंगे। चंडीगढ़ के होटल ललित में दोपहर 3 बजे से होने वाली बैठक में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। पीएम के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय के सीएम भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए नेताओं, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को विकास का मंत्र देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले शख्स को जबलपुर हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दिया। अदालत ने आरोपी को भारत माता की जय के नारे लगाकर पुलिस थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी देने को कहा है। भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस आरोपी को भारत माता की जय के नारे लगाकर पुलिस थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। आरोपी को महीने के पहले और लास्ट शनिवार को थाने में सलामी देनी होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने फैजल उर्फ फैजान नाम के आरोपी को जमानत देते हुए ये अनोखी शर्त रखी। हाईकोर्ट ने इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश देते हुए कहा है कि वो देखे कि आरोपी हर हफ्ते कोर्ट के दिए निर्देश का पालन कर रहा है या नहीं। कोर्ट ने तिरंगे को सलामी देने का वीडियोग्राफी करने को भी कहा है। और महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक। महाराष्ट्र की 110 सीटों पर उम्मीदवार तय। कल महाराष्ट्र के बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान संभव।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी ने लगातार 2 दिनों तक सीईसी की बैठक की है। झारखंड के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने कोटे के सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। देर शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पार्टी ने करीब 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर छोड़ दिया गया है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के बाद शुक्रवार तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो आज चंडीगढ़ में एनडीए की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से बात हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच लगभग फॉर्मूला तय है। सूत्रों की माने तो 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी 160, शिवसेना शिंदे गुट 80, एनसीपी अजीत गुट 40 और अन्य को 8 सीट दिया जाएगा। खबर ये भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। महादेव ने राज्य की सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार लड़ाने का ऐलान कर दिया है। राज्य में आचार संहिता लागू होने की आरएसपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए लगभग 36 सीटों पर संभावित उम्मीदवार उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। महादेव के उम्मीदवार उतारने से महायुति को जरूर झटका लगेगा। अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। महादेव किसका वोट काटते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 62 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 20 अक्टूबर को सीसी की बैठक में फाइनल फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कल पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें 62 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। हिमाचल भवन में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने की। इस बैठक में महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला, नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और कई अन्य नेता मौजूद थे। सभी नेताओं से बातचीत के बाद 62 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। 62 सीटें क्लियर कर दी है। सीएससी में 20 तारीख को सीएससी में जाएंगे, सीएससी में होगा। और पार्लियामेंट का भी जो टिकट है हमारा बाई इलेक्शन का नांदेड़ का, वो भी टिकट हमारा एक ही नाम भेजा हमने, वसंतराव चौहान जी का जो बेटा था उसी को हम लोग टिकट। वहीं सहयोगी दलों की सीटों को लेकर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि जिस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीट फॉर्मूला भी लगभग तय है। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि इसके लिए फॉर्मूला अब तय हो चुका है। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक कुल 81 विधानसभा में जेएमएम सबसे ज्यादा 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी वो इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस को 29 सीट मिलने की संभावना है। पिछली बार उसके खाते में 31 सीट गई थी, यानी इस बार उसकी 2 सीटें कम हो गई हैं। आरजेडी को 5 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार की तुलना में उसकी भी 2 सीटें घट गई हैं। ये सीटें इसलिए भी कम हुई हैं क्योंकि इस बार गठबंधन में नया सहयोगी दल सीपीआई एमएल है, जिसे 4 सीटें दी जा सकती है। अब खबर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई। सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मेड इन टर्की पिस्टल से भी चली है गोली। मेड इन ऑस्ट्रेलिया ग्लॉक पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया, जिसे जब्त किया गया है। गुरमेल ने भी 1 राउंड गोली चलाई थी। शूटर्स के बैग में था शर्ट बदलकर भागने की पूरी तैयारी थी। बाबा सिद्दीकी शूटआउट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब तक हत्या के 2 आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। क्राइम ब्रांच अब सिद्दीकी शूटआउट मामले में फरार चल रहे आरोपी शुभम लोंकर और शिव कुमार को लेकर लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है। शुभम लोंकर के गिरफ्तार भाई प्रवीण लोंकर से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी हरीश निषाद के खाते में प्रवीण ने 60,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, जिससे 32,000 में सेकेंड हैंड बाइक खरीदी गई थी। क्राइम ब्रांच को बाइक खरीदने की रसीद भी मिली है। क्राइम ब्रांच को घटनास्थल पर सर्च के दौरान एक बैग मिला था। ये बैग शिव कुमार का था। शिव कुमार के बैग में तुर्की मेड पिस्टल मिले हैं। इसी पिस्टल से गोली चलाई गई थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी गुरमेल ने भी 1 राउंड फायर किया था। उससे जब्त हुआ पिस्टल ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है। क्राइम ब्रांच सूत्रों की माने तो शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर दफ्तर तक कई बार रेकी की,
लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए बाहर में मारने का प्लान बनाया गया। सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे और उत्तर भारत के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इसी मॉड्यूल ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि घटना से पहले हरीश निषाद मुंबई में स्क्रैप डीलर था, लेकिन शूटआउट से पहले वो पुणे भाग गया। हत्या के दिन शुभम लोंकर भी पुणे में ही था। इस वक्त वो फरार है। शुभम लोंकर बाबा सिद्दीकी मामले का मुख्य आरोपी है। शुभम ने ही लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। फरार आरोपी शिव कुमार के फुटप्रिंट के कुछ सबूत भी मुंबई क्राइम ब्रांच को मिले हैं। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने शूटआउट के बाद पहचान छुपाने के लिए अपने पास एक्स्ट्रा शर्ट भी रखी हुई थी। और अब न्याय की देवी की मूर्ति की आंख की पट्टी हटा दी गई है। हाथ में तलवार की जगह संविधान दिया गया है। तराजू अभी भी है जो न्याय का प्रतीक है। आप अक्सर सुनते रहते हैं कि कानून अंधा होता है। फिल्मों और असल जिंदगी में भी बार बार आपको ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन अब कानून अंधा नहीं है। आपने अदालतों में लगी न्याय की देवी की मूर्ति देखी होगी, उनकी आंखों पर पट्टी बंधे देखा होगा, लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है। अब नए भारत की न्याय की देवी की आंखें खुल गई हैं। ये बदलाव सीजेआई DY चंद्रचूड़ के निर्देशों पर किया गया है। सीजेआई का मानना है कि अंग्रेजी विरासत से देश को अब आगे निकलना चाहिए। कानून कभी अंधा नहीं हो सकता, वो सबको समान रूप से देखता है, इसलिए तलवार नहीं संविधान को प्रमुखता दी गई है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले ही अंग्रेजों के बनाए गए कानून बदले गए थे और अब न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाकर भारतीय न्यायपालिका ने भी ब्रिटिश युग को पीछे छोड़ते हुए नया रंग रूप अपनाना शुरू कर दिया है। हालांकि न्याय की देवी की मूर्ति में ये अहम बदलाव अभी नहीं किए हैं। पिछले साल मई 2023 में भी एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रीम कोर्ट जजों की लाइब्रेरी में नई मूर्ति देखी गई थी। भारत की न्याय प्रणाली में इसे एक ऐतिहासिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन भारतीय रंग में नजर आए हैं। फिलिप ने एक नई कार खरीदी। उन्होंने कार के सामने नारियल फोड़ा और अपनी कार में नींबू मिर्ची बांधी। आप देखिए रिपोर्ट। हमारे देश की मान्यताओं को केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी मानते हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने 15 अक्टूबर को एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदी। पहले उन्होंने इस कार पर देश का झंडा लगाया, फिर कार में एक नींबू मिर्ची लटकाया, कार के सामने एक नारियल भी फोड़ा। जर्मनी राजदूत का ये अंदाज खूब वायरल हो रहा है। I really like that little ceremony. It's very Indian. We broke the coconut and we put the chili and lemon inside. My drivers told me that you do that. It is auspicious. It is like a blessing to the car, and I'm very happy to do it because I'm in India. और अब खबर बहराइच से जुड़ी हुई है। बहराइच में गोपाल पर फायरिंग का एक्सक्लूसिव वीडियो। गोपाल को छत पर हरा झंडा फाड़ते वक्त मारी गई गोली। कई राउंड फायर करके गोपाल मिश्रा को बनाया गया निशाना। तीसरी गोली में ही गोपाल मिश्रा छत पर गिर गया था। वीडियो शूट करने के दौरान आई आवाज, वो मर गया। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला दंगों की आंच से जल उठा है। इस आंच में कई घर जलकर खाक हो गए हैं। एक युवक की जान भी चली गई। अब आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जिससे पता लगता है कि कैसे गोपाल मिश्रा की मौत हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोपाल मिश्रा एक छत पर खड़ा है। ये छत अब्दुल हमीद के घर की है। गोपाल के हाथ में भगवा झंडा है। वो झंडा नीचे रखकर आगे बढ़ता है। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो नीचे झुकता है और हरे झंडे को उठाता है। उसे फाड़ने की कोशिश करता है, तभी गोली की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद लगातार 3 गोलियां चलाई जाती हैं। तभी गोपाल नीचे गिरता है। फिर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले की आवाज आती है और वो कहता है, मर गया, वो मर गया। अब इस वीडियो को देखिए। लाल शर्ट पहने एक शख्स को घसीट कर लाया जा रहा है। ये लाल शर्ट वाला शख्स राम गोपाल मिश्रा है। ये बुरी तरह से घायल है। अब्दुल हमीद के घर की सीढ़ियों से इसे लाया जा रहा है। इस तस्वीर में देखिए, काली टी शर्ट पहना ये लड़का भीड़ पर पत्थर बरसा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का और है जिसके हाथ में बंदूक है। बताया जा रहा है कि इसी बंदूक से गोपाल मिश्रा की मौत हुई होगी। वीडियो में दिख रहा है कि ये काली शर्ट वाला लड़का सरफराज है, जबकि सफेद कमीज पहने हाथ में बंदूक लिए फहीम है। ये दोनों गोपाल मिश्रा हत्या मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर उस समय की है जब दुर्गा विसर्जन के दौरान इस इलाके से लोग गुजर रहे थे। तब ना तो फायरिंग हुई थी और न ही पथराव। छत पर खड़े ये लोग नीचे से गुजरते हुए दुर्गा विसर्जन जुलूस को देख रहे हैं। वे जिस छत पर खड़े हैं वो वही छत है जिस पर गोपाल मिश्रा भगवा झंडा फहराने के लिए चढ़ा था। तस्वीरों में दिख रहे ये तीनों राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी हैं।